With BIOS, you're talking about the hardware RAID, right? Yeah, configure. Yes, yes. ठीक है. So, have you idea about the RAID system? RAID कैसे काम करता है? Uh, yes, not much more, but little bit I know, like regarding. Uh, uh, Actually, my concepts are not clear regarding these. The what can I say? RAID system. Volume या रेट सिस्टम, हम्म. रेट जीरो के बारे में मैं पूरा प्रॉपर, मुझे पता है कि मिररिंग वगैरह और डेटा सिंक्रोनाइजेशंस का, और रेट फाइव इट्स बेटर फॉर ऑल मतलब डिफरेंट आपको डिफरेंट रेट्स। वैसे वैसे कॉन्सेप्ट पता है कि रेट के किस तरीके से काम करता है? रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल रहते हैं, वो आपको आइडिया है, राइट? जी जी। बट यस। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस आपको नहीं पता कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे हम ये एग्जैक्टली। उसको यूटिलाइज करते हैं इन रियल इन्वायरमेंट. एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, नो इशू. ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट कैन परफॉर्म द टास्क. रेट का कॉन्सेप्ट आना जरूरी है हमें. मींस जितने भी तरीके के रेट सिस्टम है अपने पास, वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ दिस रेट सिस्टम. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. और थोड़ा सा इसमें हम और पार्ट को ऐड करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. कैन यू हियर मी, आरिफ? यस सर, एक्सीलेंट। ठीक है. चलिए हम इसको पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. So basically the rate system is categorized in multiple part, अलग अलग part हो सकते हैं. And configure hardware used to okay, hardware rate configure करने के लिए BIOS का इस्तेमाल किया जाता है. Help to protect the operating system. ठीक है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं रेट का, उसके बाद फिर हम इंस्टॉलेशन के पार्ट पे मूव कर जाएंगे. कॉन्फ़िगर रेट टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने मशीन के ऊपर हार्डवेयर रेट को कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. This is our server computer and the configuration of this machine may be 64 gig of RAM. इसमें हमने 64 gig की RAM and up to 12 core of CPU हमने लगा रखा है इसमें. And we connected three different hard disks with different capacity. 480 into 3 SSD हमने लगा रखी है, right? ये अपने पास रैम की कैपेसिटी हो गई, ये सीपीयू का हो गया, ये अपने पास हार्ड डिस्क की हो गई, जिसमें 3 हार्ड डिस्क हमने इन्वॉल्व किया है. और ये तीनों हार्ड डिस्क 480 गीग की कैपेसिटी के कंटेन कर रखे हैं. ये तो हार्डवेयर की बात हो गई. लेट्स टॉक अबाउट द पावर सप्लाई. अगर हम इसमें पीएसयू की बात करें, राइट, अगर इसमें हम पीएसयू की बात करें, पावर सप्लाई यूनिट की बात करें, तो दो पावर सप्लाई यूनिट हर एक सर्वर में होती है. कोई सा भी सर्वर आप परचेज करेंगे, आपको दो पीएसयू मिलेंगे और जिनकी कैपेसिटी रहेगी अप्रोक्सीमेटली 800 वॉट की, राइट. आप इन दोनों पावर सप्लाई को यूटिलाइज कर सकते हैं. बेसिकली एक पावर सप्लाई अगर डैमेज हो रही है तो दूसरी पावर सप्लाई ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय में अवेलेबल रहेगी. जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है पहले पावर सप्लाई में, दूसरी पावर सप्लाई काम करना स्टार्ट कर देगी, विच इज सिचुएटेड इन द सेम सर्वर. ये पीएसयू 1 और दूसरा पीएसयू 2, दोनों पीएसयू आपके एक ही मशीन में कनेक्टेड रहेंगे. द कैपेसिटी ऑफ पीएसयू इज अप्रोक्सीमेटली 800 वॉट. सो अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसमें कि डेफिनेटली पावर सप्लाई जो 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 हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है या जो भी हम सर्वर इन्वॉल्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा सर्वर जो है 24/7 रन करना चाहिए. उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो इट विल इम्पैक्ट टू आवर प्रोडक्शन. वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, राइट?
सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूटिलाइज दीज थ्री डिफरेंट हार्ड डिस्क। इन तीनों हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करने के मल्टीपल तरीके हैं, बट अगर मैन्युफैक्चरर हमें तीन हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहा है या हम कोट करते हैं थ्री डिफरेंट हार्ड डिस्क के लिए, सो इट मीन्स दैट वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट द रेट 5। Let me help you to concept understand about the concept of RAID system. आप OS इंस्टॉलेशन के पहले, आप अपने सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के पहले, अपने इस हाई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर OS इंस्टॉल करने के पहले इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर RAID सिस्टम, और जिसमें से आप स्टार्ट करेंगे RAID 0। कॉन्सेप्ट आपको सभी आना चाहिए, बट बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा RAID इंस्टॉल करना है। ठीक है, तीन पे बात करते हैं अभी। तीन अपने पास रेड है, जिसमें पहला है रेड 0, दूसरा है चलिए एक रेड चीज 1, पूछना था। और तीसरा है रेड 5 जी। ये आपने कहा कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से बिफोर हमें ये कॉन्फ़िगर करना है थ्रू हाँ बायोस, जी, राइट? बिल्कुल। उसके बाद में हम नहीं कर सकते। अगर हम इंस्टॉल कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम विंडोज सर्वर एनओएस इंस्टॉल करने के बाद अगर हम करना चाहें तो देयर इज स्कोप नहीं? नहीं नहीं, सी, कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम ना। आप ओएस एक नहीं। एक हार्ड डिस्क में इंस्टॉल कर लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जी। आपने एक हार्ड डिस्क में ओएस को इंस्टॉल कर दिया, बाकी की दो रिमेनिंग हार्ड डिस्क आपके पास अवेलेबल है। हार्ड डिस्क ओएस इंस्टॉल करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, आई डोंट थिंक कि हमें कोई यूसेज होगा अगर हम अपने रेट सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। नो यूसेज, कोई यूज नहीं होगा अगर आप ओएस के बाद इंस्टॉल करते हैं तो। इट मीन्स वो जो परफॉर्मेंस जो उसका मेन जो कंसर्न है वो हमारा बाकी का दो ओएस पे वो वर्क नहीं करेगा, लाइक ऐसा कुछ? एग्जैक्टली exactly ना, जब आप अपने सिस्टम के ऊपर ओएस ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, अब आपने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके अपने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके नया रेट तैयार कर रहे हो, सो उसका कोई यूसेज नहीं है। ओके, फाइन, गॉट आपका इट। रेट पहले बनना चाहिए जब आपके पास, आपका रेट पहले क्रिएट होना चाहिए जब आपके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। आपने डायरेक्टली उसमें बायोस में जाकर के रेट कॉन्फ़िगर किया, रेट कॉन्फ़िगर करने के बाद क्लस्टर तैयार किया, क्लस्टर के ऊपर आपने हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया, देन वी हैव अ यूसेज, अदरवाइज कोई यूसेज नहीं है। ओके सर, गॉट इट। चलो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इनमें गैप क्या है। रेट जीरो की बात करें तो रेट जीरो इज बेसिकली कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट। रेट जीरो के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला होता है स्पैन्ड वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा होता है स्ट्राइप वॉल्यूम। ये दोनों ही वॉल्यूम आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए रेट जीरो, ठीक है, इन दोनों वॉल्यूम को हम रेट जीरो की तरीके से कंसीडर करते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप। अगले स्टेप की हम बात करें तो वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। क्या करता है, इफ यू हैव अ मल्टीपल हार्ड ड्राइव, राइट, अगर हमारे पास मल्टीपल हार्ड डिस्क है, फॉर एग्जांपल वन हार्ड डिस्क विद कैपेसिटी ऑफ 200 गिग, दूसरी हार्ड डिस्क है विद कैपेसिटी ऑफ 300 गिग, राइट। अगर इनकी बात करें तो स्पैन्ड वॉल्यूम में क्या होगा, स्पैन्ड वॉल्यूम के केस में ये आपको टोटल कैपेसिटी जो हार्ड डिस्क की मिलेगी वो 500 गिग की मिल जाएगी। ऑल आपस में गुड। मर्ज हो जाएगी। हाँ, स्पैन्ड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये जितने भी हार्ड डिस्क आप लगाओगे ना उनको कंबाइंड कर देगा, उन सभी हार्ड डिस्क को ये आपस में ज्वाइंट करा देगा। अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो पार्ट है अपने पास स्ट्राइप्ड वॉल्यूम। स्ट्राइप्ड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये भी कहीं ना कहीं सेम तरीके से काम करता है। 200 जीबी की हार्ड डिस्क इसमें है, और एक आपने हार्ड डिस्क लगाई 300 जीबी की, ठीक है, 200 प्लस 300 गिग, दो सेपरेट हार्ड डिस्क है अपने पास। अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, जो फाइनल डिस्क स्पेस आपको मिलेगा, जो लास्ट डिस्क आपको मिलेगा, फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगा, वो आपका 2 + 2 400 गिग का मिलेगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट वाई वी नीड टू मिनिमम प्रोसीड विद दिस वॉल्यूम को टाइप। ये कंसीडर हाँ, करेगा? ये ऑलवेज मिनिमम वॉल्यूम को कंसीडर करेगा, जो मिनिमम हार्ड डिस्क स्पेस हो गया उसी से ये स्टार्टिंग करेगा, और जो नेक्स्ट हार्ड डिस्क रहेगा उसको कंबाइन करने का काम करेगा। बट अगेन है। क्वेश्चन कि इसमें हम और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं।
स्ट्राइप्ड वॉल्यूम क्रिएट करने का बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी जो स्पीड है ना, वो 2x स्पीड को बढ़ा देता है। ओके, दो गुना एज आपकी डेटा कंपेयर टू ट्रांजैक्शन स्पैन। स्पीड, हाँ, स्पैंड या नॉर्मल वॉल्यूम की कंपेयर करें तो ये 2 गुना स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ओके, और सर इसमें आपने बताया कि जैसे हमने स्ट्राइप्ड वॉल्यूम पे हमने 200 गीगा जीबी की एंड 300 जीबी के हमने हार्ड ड्राइव को हमने कनेक्ट किया, तो जो हमारा लेफ्ट जो 100 जीबी बच रहा है, उसका क्या यूजेस है फिर? जो हमारा 100 जीबी आप जो। सिंपल वॉल्यूम, उसको सिंपल वॉल्यूम की तरह यूज करेंगे, ओके, 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 है ना? मतलब उसमें ओके, आपको स्पीड नहीं मिलेगी बट हमारा स्पेस लॉस भी नहीं होगा। ओके, we can चलिए, सो use as in future as per our requirement, 100 हाँ, GBs, right? वो जो 100 GB है उसको आप सिंपल नॉर्मल वॉल्यूम की तरह यूज करिए। Okay. चलिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला स्टेप जो है हमारे पास रेड वन है। रेड वन को हम मिरर वॉल्यूम कहते हैं। Mirror रेड volume. वन को हम मिरर वॉल्यूम कहते हैं। मतलब अगर अपने पास दो हार्ड डिस्क है विथ सेम कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल द डिस्क दैट यू एडेड विथ कैपेसिटी ऑफ 200 की, और अगली हार्ड डिस्क भी हमारी 200 जीबी के आसपास की है, सो इट विल क्रिएट अ मिरर। ये आपस में क्या करेगा, क्रिएट करेगा मिरर को, और विच इज कंसीडर एज ए डेटा सिक्योरिटी। जो आपको फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगा, जो क्लाइंट को फाइनल डिस्क स्पेस मिलेगा, वो 200 जीबी के आसपास रहेगा। क्योंकि जब भी आप कोई डेटा अपलोड करोगे ना, जब भी कोई फाइल फोल्डर आप इस पे अपलोड करोगे, उसकी दो कॉपियां क्रिएट होगी, राइट? एक कॉपी आपके डिस्क वन में जाएगी और दूसरी कॉपी आपके डिस्क टू में जाएगी। बेनिफिट इसका क्लियर है कि जब भी आप इसमें कोई हार्ड डिस्क डैमेज होती है, कोई एक इंडिविजुअल हार्ड डिस्क डैमेज होती है, तो उस केस में हम दूसरी हार्ड डिस्क से अपने डेटा को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। Okay. ऑल गुड। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू द रेट वन, जो ज्यादातर Right. इस्तेमाल किया जाता है अगर बजट कम है क्लाइंट का। क्लाइंट डोंट वांट टू यूटिलाइज मल्टीपल हार्ड ड्राइव, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 3 हार्ड डिस्क अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ 2 हार्ड डिस्क है एंड यू डोंट वांट टू पे एनी मच मोर अमाउंट, सो इन दिस केस यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोसीड विद द रेड वन, जिसमें One. आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। यस, थोड़ा सा जो स्पेस है ना, वो आपका कंज्यूम होगा। थोड़ा सा जो स्पेस है वो आपको कम मिलेगा, बट कहीं ना कहीं डेटा की सिक्योरिटी आपके पास प्रॉपर रहेगी। It means हम 200 जीबी की 2 हार्ड डिस्क हमने लगाए, तो 200 जीबी ही हमारा हाँ, जो है वॉल्यूम एक ही हमारा हार्ड डिस्क विजिबल। एक ही हार्ड डिस्क में मिलेगा ऑप्शन, बाकी पे नहीं मिलेगा। ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन अभी? नो सर। चलो हम आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं इसमें, और अगले स्टेप में हम बात करने वाले हैं रेट 5 के बारे में। रेट 5 सबसे ज्यादा यूजेबल, आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेट सिस्टम है। बिकॉज इस पर्टिकुलर रेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इस रेट में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर अपने पास मल्टीपल हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, लाइक डिस्क वन, डिस्क टू एंड डिस्क थ्री, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, 200 जीबी की, 250 गिग की और 300 जीबी की। तीन अलग अलग हार्ड डिस्क, और तीनों हार्ड डिस्क को हम एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। आप बोल सकते हो कि इनको हम क्लस्टर में रख रहे हैं। एक तरीके से इट्स इन कॉल्ड हार्ड डिस्क को क्लस्टर। हम क्लस्टर में रख रहे हैं, ठीक है? क्लस्टर इन द सेंस, क्लस्टर मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है क्लस्टर, बट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इसको हमने एक तरीके से क्लस्टर में रख लिया, और नाउ वी आर ट्राइंग टू सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस केस में ये पैरिटी पे काम करता है, बट पैरिटी बाद में आएगी। पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर तीन डिफरेंट हार्ड डिस्क है तो फाइनल डिस्क स्पेस की कैपेसिटी क्या होगी। वी शुड नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द फाइनल डिस्क स्पेस, या फाइनल डिस्क स्पेस हमें कितना मिलेगा स्टोर करने के लिए। सो इसका एक फॉर्मूला होता है, मिनिमम डिस्क इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क, मिनिमम डिस्क उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिस्क माइनस
We just need to click on minus minimum disk again. Can you please calculate and let me know final disk space कितना मिलेगा according to this capacity? 400 GB. 200 गिग, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 जीबी हमारी मिनिमम हार्ड डिस्क है, मल्टीप्लाई बाय 3, 600 हो गया, हम्म, और माइनस मिनिमम डिस्क 200, ये आपको मिलेगा 400 जीबी का डेटा स्टोर करने के लिए। 200 जीबी तो बहुत कम है ना, फिर तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा कस्टमर का। अब 3 हम्म। हार्ड डिस्क अलग अलग दे रहे हो, 200, 250, 300, और आपको एंड ऑफ द डे 200 जीबी डेटा स्टोर करने को मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स रियली डिफिकल्ट ना, फिर वो तो बहुत ही कम स्पेस हो जाएगा। Yeah, I said, sir, 400 GB. 400, correct. So is that okay about the concept of rate system? Yes, yes. चलो, ये And important है I हमारे just लिए। want to know, I just want to know about the cluster service because of I'm not proper well at know नहीं नहीं, this about the cluster cluster. cluster is the method, cluster is the technology that Okay. help us to combine the resources. I'm not saying कि केवल ये हार्ड डिस्क को ही कंबाइन करेगा, किसी भी तरीके को किसी भी तरीके के रिसोर्स को कंबाइन करने के लिए क्लस्टर कम इनटू द पिक्चर। Uh, आप uh, हार्ड डिस्क को uh, ऐड कर सकते हो, okay. Okay. आप मशीन्स को ऐड कर सकते हो, कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हो, किसी भी रिसोर्सेज को आपस में कंबाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्लस्टर की होती है। It meant I just want to definition about the cluster. But cluster exact word की जैसे कि लाइक मैं डिस्क का राइट का ये सारा चीज का मैं समझा हूँ एग्जैक्ट क्लस्टर का जो डेफिनेशन है हाउ इट्स वर्क एंड एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ क्लस्टर. नो नो, क्लस्टर इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज, सिंपल। ओके 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 ओके. ठीक है। अब रिसोर्सेज हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि क्लस्टर हार्ड डिस्क का भी बनता है, क्लस्टर सर्वर का भी बनता है, क्लस्टर अपने नेटवर्क का भी क्लस्टर बनता है। तो क्लस्टर किसी भी सर्विस का किसी भी रिसोर्स कितने भी रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होता है, नो आई मल्टीपल अंडरस्टैंड रिसोर्सेज अबाउट का दिस. कॉम्बिनेशन रहता है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। अंडरस्टूड सर. थैंक्स सर. यूर वेलकम। सो चलो, अब हम आते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है इंस्टॉलेशन। उम्मीद है अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें क्लियर हैं। या. अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक आता है इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2016। हम 2016 पे अपनी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आज के डेट में जितने भी क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर क्लाइंट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर विंडोज सर्वर 2016 पे रन कर रहा है। इंस्टॉलेशन ऑफ 2016 पे. विंडोज सर्वर 2016, ठीक है। अब इसकी प्रीरिक्विजिट की बात करें, यू शुड नो अबाउट द हार्डवेयर। प्रीरिक्विजिट की बात करें तो वी कैन से दैट इसमें हमें रैम की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 4 GB, सीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 2 कोर, एचडीडी की रिक्वायरमेंट होगी, हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी 60 GB। दिस इज द प्रीरिक्विजिट। एनआईसी की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 1 GBps की इंटरनेट स्पीड, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दैट्स इट। अगर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, सो वी कैन इजीली इंस्टॉल द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स, क्योंकि हमें एक सेटअप भी बनाना है। सो लेट मी एक्सेस अवर कंप्यूटर। आई एम टॉकिंग अबाउट द विंडोज मशीन, जिसमें हम VMware वर्कस्टेशन की हेल्प से अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे सर्वर 2016। This is our Windows machine. I'm going to open VMware Workstation. Although I have already installed multiple domain controller, ADDS आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, Exchange server available है multiple. I'm going to create one more server. यहाँ पे गए, Custom Advanced पे क्लिक करना है आपको, Next पे क्लिक करना है, Next पे क्लिक करना है। I will install operating system later. Microsoft Windows और यहाँ पे Windows Server 2016 का ऑप्शन होना चाहिए। I wanted to put my virtual hard disk in my on storage. ये virtual machine SSD के अंदर रखना चाहते हैं। क्लास
ADDS, ठीक है, ये हमारा फाइल का लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, सो सेलेक्ट क्लास ADDS एंड क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हम रैम इसको दे रहे हैं अभी 6 GB के आसपास, बिकॉज वी हैव इनफ स्पेस। ब्रिज कनेक्शन करेंगे ताकि हम अपने इंटरनेट का एक्सेस कर पाए। और हार्ड डिस्क की बात करें, 60 GB इनफ है, नो नीड टू डू एनीथिंग, क्लिक फिनिश। तो ये ब्रिज कनेक्शन और नेट में क्या डिफरेंसेस रहती है सर? ब्रिज कनेक्शन हमारे VMware वर्कस्टेशन का पार्ट है, राइट। और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका वाईफाई रूटर है ना, उस वाईफाई रूटर से आपको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर आप ब्रिज करते हैं। नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, जिसमें सिस्टम अपने आप से आईपी एड्रेस जनरेट करेगा। आपका जो वाईफाई रूटर है वो अपने आप से आईपी एड्रेस को जनरेट करेगा। चलिए यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं एक सर्वर 2016 का। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। सेम मेथड आप इस्तेमाल करेंगे इफ यू आर ट्राइंग टू इंस्टॉल सर्वर मशीन ऑन योर बेस कंप्यूटर। अगर आप बेस मशीन पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी हम सेम ही स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रोसीड टू इंस्टॉल। यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। वी हैव ऑप्शन ऑफ टू इंस्टॉल अवर सर्वर यूजिंग स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन। दूसरा है डेटा सेंटर, इसमें भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, स्टैंडर्ड और दूसरा जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू द कोर desktop experience and core experience. So any idea about the desktop and core experience? डेस्कटॉप कोर सर, जो हम लाइक जो हम कमांड बेस से जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो शायद कोर है। हम्म। मतलब अगर जो हम सपोज हम जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं एंड टू एंड, तो वो हम कमांड बेस के थ्रू कर सकते हैं। एंड डेस्कटॉप जो हम जनरली जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ठीक है, GUI इज बेसिकली जब आप डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे जाएंगे ना, सो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए GUI। और अगर आप कोर इंस्टॉलेशन पे जाते हैं तो द मीनिंग ऑफ कोर इंस्टॉलेशन इज रिलेटेड टू द CLI, मींस जो भी आप टास्क CLI। परफॉर्म करोगे वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस पे होगा। क्लियर? यस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डेटा सेंटर, क्योंकि डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन और माइग्रेशन को सपोर्ट करता है। यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे एंड कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद प्रोसीड टू इंस्टॉल, नेक्स्ट।
सर ये जो एमएनसी जो कंपनीज होती है, जो अगर रिमोट आई मीन वर्क फ्रॉम होम जो एम्प्लॉय लोग वर्क करते हैं, हाँ, तो हाँ। वो क्या ये VMware पे ही काम करते हैं इसी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑप्शन उनको मिल जाता है। आई मीन कोई भी वर्चुअल मशीन पे ही काम करते हैं ऐसा? नहीं, फिजिकल मशीन भी रहती है, उनको टूल के थ्रू एक्सेस किया जाता है रिमोटली। फिजिकल मशीन भी हो ओके। सकती है, वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। टूल्स टूल्स के थ्रू बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, मॉनिटरिंग टूल होते हैं जो, उन टूल के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ओके। लाइक जैसे हम लोग अगर से मैं पहले जब जॉब करता था TCS, तो वहाँ हुँ, पे हमें एक VPN के लिए एक टूल मिला था उनका, तो हम उनके हुँ। डोमेन में एक्सेस करने के लिए, तो लाइक वैसे ही यहाँ भी यूज होती है ऐसा कुछ? करेक्ट। यहाँ पे भी वीपीएन कम्युनिकेशन करके टूल के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ओके। ठीक है? अभी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस। जस्ट गिव मी 1 मिनट। या आरिफ, कैन यू हियर मी? यस सर। जब भी आप वीएमवेयर वर्कस्टेशन पे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे ना, पहला जो स्टेप होगा आपके लिए वो रहेगा कि आप जैसे वीएम आपकी रेडी हो जाती है, यू शुड इंस्टॉल द टूल्स। आप इस पे एक वीएमवेयर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे।
right? You should install the VMware tool, और VMware tool इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ड्राइवर। मतलब अगर आप अभी अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये हाफ स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, बट और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है इनको यूज करना, इस मशीन को यूज कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि माउस का कर्सर जिस स्पीड से मैं मूव कर रहा हूँ ना, उस स्पीड से ये माउस का कर्सर भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें VMware टूल्स का इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। एक पर्टिकुलर टास्क पे जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको राइट क्लिक करना है अपने कंप्यूटर पे जो वर्चुअल मशीन बना रखी है, और इसमें देखो मैनेज के जस्ट बाद इंस्टॉल VMware टूल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे। ओके, हम क्लिक करने के बाद आप माय कंप्यूटर या एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप डीवीडी ड्राइव पे जाएंगे, राइट क्लिक करके इंस्टॉल एंड रन योर VMware टूल्स पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट, जब आप ये मेरे टूल्स इंस्टॉल कर लोगे ना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट नीड टू रीस्टार्ट इट। हमें अपने इस मशीन को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एंड वंस यू रीस्टार्ट वी आर एबल टू गेट आवर वर्चुअल मशीन प्रॉपरली लाइक एज ए नॉर्मल कंप्यूटर। ये आपकी जो VM है ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारा जो सर मेन सर्वर जो होता है उसमें भी ऐसा कुछ करना रहता है क्या, जो हमारा अ, फिजिकल सर्वर होगा? नहीं नहीं नहीं, फिजिकल सर्वर में VMware टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट क्यों रहेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली मशीन इंस्टॉल है ना, बेस मशीन पे है, तो उस पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये आप तभी करेंगे, ये आपको तभी करना पड़ेगा जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे VMware पे या फिर VMware वर्कस्टेशन पे, तभी रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यस। चलो, अभी अपने पास आप देखिए मशीन हमारी फुल स्क्रीन पे आ गई है, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करेंगे। अब अगला जो स्टेप है इसमें, हम इस अगले स्टेप में क्या परफॉर्म करने वाले हैं, we are trying to set up our what we can say that active directory domain services। अब हम यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं ना, ADDS का टास्क परफॉर्म करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का टास्क परफॉर्म करेंगे। एंड वी कैन ऑल्सो मैनेज द पार्ट ऑफ, वी कैन ऑल्सो मैनेज द पार्ट ऑफ services, means AD connect, AD connect in the sense, sorry, not AD connect, we can also manage the uh, task related to the कंट्रोल एंड मैनेज अवर क्लाइंट कंप्यूटर्स। सो अभी हम आ गए हैं बेसिकली सेम पार्ट पे। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दो तरीके के ऑप्शन है आपके पास, एक है आपका P2P एंड डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट हम तैयार करने वाले हैं वो डोमेन क्लाइंट नेटवर्क पे डोमेन का। स्टैब्लिश करेंगे। और डोमेन क्लाइंट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास इन्वायरमेंट में एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यहाँ पे अपने पास अभी हमने सिर्फ सर्वर बनाया है, डोमेन उस पे इंस्टॉल नहीं किया है। सर्वर इज रेडी टू यूज, सर्वर 2016 हमने इंस्टॉल कर लिया है। एक स्विच कंसीडर कर देते हैं कि बीच में एक हमारे पास स्विच है, सिस्टम इज कनेक्टेड टू द स्विच एंड मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट सर हम मशीन्स आर आल्सो स्विच अवेलेबल। में जनरली कॉर्पोरेट लेवल में किस मतलब कि किस वेंडर का स्विच और कौन सा मॉडल हम जनरली यूज करते हैं सर? अगर हमारा फर्म जो है पुराना है, ठीक है, 10 साल भी पुराना है ना, तो आपको 90% सिस्को की स्विचेज मिलेंगी। ओके। ठीक है, अगर 10 साल भी पुराना है ना, तो आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस रहेंगे, जितने भी फायरवॉल में, तो अभी अपने पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया, लेकिन 10-15 साल पहले क्या होता था, अपने पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। नॉट, ऑप्शन और भी थे, लेकिन ट्रस्टेड ऑप्शन जो है अपने पास कुछ ही थे।
ट्रस्टेड ऑप्शन में सिस्को आज भी मार्केट में है, बट मल्टीपल कंपटीटर आने की वजह से इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम हो गई। बट कहीं ना कहीं सिस्को की डिवाइसेस अभी भी मींस इन इन्वायरमेंट में रन कर रही है, इन्वायरमेंट में रन कर रही है इन द सेंस, नॉट नॉट इन्वायरमेंट, मतलब जिसको हम अपने डे टू डे नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज भी जब भी कोई कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग होती है ना, कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग के लिए वो बोलते हैं कि आप सिस्को पे ही ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि अगर आपको सिस्को डिवाइस हैंडल करना आ गया तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज ऑल द वेंडर बेस्ड डिवाइसेस। आप किसी भी वेंडर के डिवाइसेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दैट ओके? यस सर। चलो, अब अपने पास सर्वर तो आ गया है, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द क्लाइंट एज वेल। हम इस पे क्लाइंट पे भी मैनेज करेंगे। सर्वर नॉर्मली कोई काम नहीं करता, सर्वर नॉर्मली कोई काम नहीं करता। वी ऑलवेज प्रोसीड एंड इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हमारे पास क्या होना चाहिए? एडीडीएस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर एडीडीएस है तभी हम टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अगला जो स्टेप है यहाँ पे, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो इसमें एडीडीएस इंस्टॉल करेंगे। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टॉल एडीडीएस, and after that we'll convert our client machine, convert client PC from work group to the domain controller। इसको हम क्या करेंगे? वर्क ग्रुप से डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने का काम करें। And then we can proceed for the another part. The another part is related to जो भी एक डोमेन आप सेटअप करेंगे, लाइक क्लास डॉट कॉम से आपने डोमेन को सेटअप किया, सो विल यूज द क्लास डॉट कॉम एडी यूजर। जो भी हम इसमें यूजर्स बनाएंगे, उन यूजर को अपने क्लाइंट मशीन से लॉगिन कराने की कोशिश करेंगे। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ऑल गुड? यस सर। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अपने सिस्टम पे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। एडी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। द प्री रिक्विजिट्स आर, ठीक है, द प्री रिक्विजिट्स आर रिलेटेड टू, यू कैन से दैट, कि आपको मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा, और मैनुअल आईपी के केस में प्रेफर और अल्टरनेट डीएनएस दोनों आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। देन वी आर एबल टू मैनेज द सर्विसेज। तो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि अभी करंट टाइम पे हमारे पास कौन सी आईपी एड्रेस हमें मिल रही है, एंड उसी आईपी एड्रेस को हम मैनुअली कॉन्फ़िगर कर देंगे। रन पे जाते हैं, ncpa.cpl पे क्लिक किया हमने, और ये हमें नेटवर्क अडेप्टर की पोर्ट पे ले जाएगा, और वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक एंड गो टू द स्टेटस। अगर आप स्टेटस पे देखें, डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो आपको जो आईपी एड्रेस मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? 5 मिल रही है। डीएचसीपी 1 है, विन सर्वर 1 है, ये हमारे पास आईपी एड्रेस डिटेल है, बट आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर सेम आईपी एड्रेस विद मैनुअली। हम इसको मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे जाकर के, 192.168.1.5, और प्रिफर्ड डीएनएस में 255.255। गेटवे हमारा रहेगा 192.168.1.1, और प्रेफर्ड डीएनएस रहेगा 192.168.1.5 और 8.8.8। जो हमारा आईपी है वही हमारा डीएनएस भी होगा सर।
प्रिफर्ड, क्योंकि ये पहला डोमेन है ना, तो इसी को आप या एज ए प्रिफर्ड डीएनएस भी मानेंगे। जो हमारे सिस्टम की आईपी एड्रेस होगी उसी को हम प्रिफर्ड डीएनएस मांगेंगे, क्योंकि इस पे हम रूट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दिस इज द रूट एडमिन, रूट डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम पेरेंट डोमेन कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं। ओके। सपोज सर हम लोग एक सर्वर अगर एक रूट डोमेन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हम्म, जो हमारा आईएसपी है, जो हमारा आईएसपी आके हमारे सर्वर से कनेक्ट हुआ है, तो वो जो उस सर्वर में फर्स्ट टाइम जो आईपी वो रिफ्लेक्ट करेगा, मैं उसी आईपी को यूज करके डीएनएस के थ्रू यूज करूंगा, राइट? सॉरी एक बार मतलब फिर से रिपीट प्रेफर्ड करो। डीएनएस, सपोज हम फर्स्ट रूट डोमेन जनरेट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम्म, हमने एक कनेक्शन दिया आईपीएस के थ्रू, तो वो कनेक्शन हमने अपने सर्वर में लिया, और वो जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने के बाद जो आई रिफ्लेक्ट किया हमारे सर्वर में, जैसे हम्म, आपने अभी चेक किया ना सर स्टेटस से, तो वहाँ पे आईपी शो हुआ था स्टेटस में हम्म, 192.168.1.5। तो वो आईपी ही हम जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वही आईपी हम मैनुअल में जाके फीड करेंगे, और उसी करेक्ट, को हम डीएनएस देंगे। ओके। करेक्ट, करेक्ट। सेम आईपी एड्रेस जो हमारी होगी मशीन की, उसी को हम एज ए आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे, और सेम आईपी को हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज ए प्रिफर्ड डीएनएस के अंदर। ओके। प्रिफर्ड डीएनएस में भी हम सेम ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। देयर वन मोर ऑप्शन सर, अल्टरनेट डीएनएस। अल्टरनेट डीएनएस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अल्टरनेट डीएनएस तब आता है पिक्चर के अंदर जब आप एक से ज़्यादा डीएनएस इन्वायरमेंट में रहता है, एक से ज़्यादा सर्वर अगर इन्वायरमेंट में है, तो दूसरा जो डोमेन रहेगा वो आपका अल्टरनेट डीएनएस कंसीडर किया जाएगा। हम रेप्लिकेशन जब क्रिएट करेंगे अपने सर्वर का, एक से ज़्यादा सर्वर अब अगर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, राइट? एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, दैट टाइम वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड क्रिएट वन मोर सर्वर, और दूसरे सर्वर को हम यूटिलाइज़ करेंगे एज़ ए अल्टरनेट डीएनएस एड्रेस। क्लियर? यस सर। ठीक है, सो ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हमें क्या करना है इसमें, वी नीड टू इंस्टॉल द सर्वर डीएनएस। ऑफ एक्टिव डोमेन सर्विसेज। So to install the Active Directory domain services prerequisite हमने fulfill कर दी. We also need to install one client machine. So can we do it in next session? क्या सर? या है ना? Actually मैं या ना ठीक है, तो कल नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो अपनी क्लास है, तो वीकेंड रहेगा, थोड़ा सा हम लॉन्ग क्लास ले लेंगे ताकि हम जल्दी से अपने इस पे पार्ट पे आ सके। ठीक है, यस। आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग और आप रिकॉर्डिंग सेव करके रख लेना। यस सर। ओके। ओके, थैंक यू, टेक केयर। यस सर।